हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्लेव स्नातक। तो आज की इस वीडियो में हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स से ट्रांसलेशन स्टडीज से यूनिट 5 को देखने जा रहे हैं, जो कि सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के लिए होने वाला है। तो यूनिट 5 है हमारा ट्रांसलेशन एंड अदर सिग्निफिकेंट इश्यूज। ट्रांसलेशन और उसमें कौन कौन से इश्यूज हैं उनको लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस यूनिट 5 में, इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट में उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सारे यूनिट कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इजीली सारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। तो कंटेंट की अगर बात करें तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स हैं और जिसमें आज हम यूनिट 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके साथ ये हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांसलेशन एंड जेंडर। ट्रांसलेशन और जेंडर को हमें डिफाइन करना है, बिकॉज हमें इस यूनिट में बेसिकली ट्रांसलेशन और उससे रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इसमें ट्रांसलेशन, जेंडर, कास्ट रिलेटेड इश्यूज, ये सारे इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हम जेंडर की बात करते हैं तो इसमें आपने कई ट्रांसलेटर्स को देखा होगा। ऐसी कई चीजें जब आप बुक पढ़ते होंगे या कई चीजें, तो वहां पे ना आपको दिखता होगा कि वुमेन को किस तरीके से दिखाया जाता है और मैन को किस तरीके से दिखाया जाता है। खासकर जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या पुरानी चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आपको इजीली दिख जाता है कि कैसे वुमेन को पैट्रियार्की सोसाइटी के बीच में कैसे जो सारे राइट्स होते हैं वो मेल को मिलते हैं और फीमेल को कैसे मतलब बिल्कुल बिछड़ा हुआ पिछड़ा हुआ दिखाया जाता है। राइट। सो जो यहाँ पे फेमिनिस्ट थ्योरी है ना, वही हमें बताती है इट इज अ वेल एज अ पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक मूवमेंट एम्ड एट एस्टैब्लिश इक्वल राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। सो ये जो फेमिनिज्म थ्योरी है, इसकी वजह से क्या होता है, जो वुमेन और मेल के जो राइट्स हैं उनको इक्वल करने के लिए बात उठाई जाती है। ठीक है, तो ये जो फेमिनिस्ट थ्योरी है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है वुमेन को सोसाइटी में मेल के अकॉर्डिंग बराबर ही राइट्स दिलवाने में। राइट। सो क्योंकि हम देखते हैं ये सारे पुरानी चीजों में और ट्रांसलेटेड टेक्सेस में कि कैसे वुमेन को दिखाया जाता है, कैसे हमेशा वुमेन को ही माना जाता है कि वही फेथफुल रहे और वही सारी चीजें झेले। और जबकि उससे वुमेन से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक अगर उसने घूंघट नहीं किया तो घूंघट क्यों नहीं किया तुमने, अगर साड़ी के अलावा कुछ और पहन लिया तो क्यों पहनना तुमने, तुम तो वुमेन हो, तुम्हें तो साड़ी पहननी चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन केवल वुमेन से ही करे जाते थे। राइट। पर ऐसे क्वेश्चंस मेल से नहीं करे जाते थे उस टाइम। तो ये चीजें जो है बहुत हमें दिखाती हैं कि कैसे ट्रांसलेटर जो है वो अपने अपने थॉट्स बताते हैं वुमेन के बारे में, जेंडर के ऊपर कैसे उन्होंने चीजें बताई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता चलती हैं। सो द फेमिनिस्ट theorist point out that there is a clear parallel between the way patriarchal society has marginalized and tried to silence women and the way translator is viewed in the realm ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज। तो कैसे कोई भी जो ट्रांसलेटर होता है वो ट्रांसलेशन स्टडीज में कैसे जेंडर को दिखाता है, जिसमें वुमेन को पैट्रियार्की सोसाइटी में क्या कहा जाता है कि वुमेन को ही चुप रहने के लिए बोल दिया जाता है और मेल को कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता किसी भी तरीके से। तो ये सारी चीजें आप बताकर इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो किसी और तरीके से भी आ सकता है, बस आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए और उसके आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सम टेक्स्ट बीइंग ट्रांसलेटेड अगेन अगेन। क्या होता है कि यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, व्हाट आर द सेम टेक्स्ट। आपने देखा होगा कई बारी जो हिंदी मूवी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है, या कोई बुक की एग्जांपल ले ले हम, कोई इंग्लिश की बुक है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो इसकी क्या जरूरत है, जब वो ऑलरेडी इंग्लिश में अवेलेबल है तो उसी सेम चीज को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की क्या जरूरत है, हमें ये बताना है यहाँ पे। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि कई बारी क्या होता है कि सभी को, जैसे कोई बुक इंग्लिश में है तो सबको इंग्लिश नहीं आती है, अगर हिंदी में है तो सबको हिंदी नहीं आती है। तो ताकि उस चीज को, वो जो टेक्स्ट है उसको और अच्छे से समझा जा सके, उसको अंडरस्टैंड किया जा सके अच्छे तरीके से, ये बेसिकली मेन रीजन होता है किसी भी टेक्स्ट को किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। भले ही उसका कंटेंट सेम है, बस लैंग्वेज अलग कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली रीजंस होते हैं कि क्यों एक सेम टेक्स्ट को बार बार ट्रांसलेट कर दिया जाता है। ठीक है, सो और इसके साथ साथ जितने भी ट्रांसलेटर होते हैं
या आप लोगों की ही बात ले लीजिए, सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। अगर किसी एक टॉपिक पे डिबेट होती है, तो किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ट्रांसलेटर है, सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो सभी अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को अपने-अपने अकॉर्डिंग उसी सेम टेक्स्ट को चेंज करते हैं, किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं, राइट? सो ये एक रीज़न हो जाता है। और एक रीज़न ये हो जाता है ताकि उसको अच्छे से समझा जा सके, ठीक है? तो एवरी ट्रांसलेटर इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल हैविंग हिज और हर ओन आइडियोलॉजिकल पोज़ीशन एंड कॉन्टेक्स्ट व्हिच डिटरमाइन्स द वे दैट ट्रांसलेटर नीड्स रीड्स द इंटरप्रेट इन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो क्योंकि जितने भी ट्रांसलेटर है वो किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई किसी चीज़ को किसी और तरीके से इंटरप्रेट करता है, कोई किसी और को इंटरप्रेट करता है। और कई बारी क्या होता है समटाइम्स जो चीज़ें होती है वो पॉलिटिकल इश्यूज में अलग होती है, लिंग्विस्टिक हो समटाइम इंटरपर्सनल होता है, समटाइम्स कल्चरल रिलेटेड हो जाता है। तो किसी भी टेक्स्ट की जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आती है, राइट? और इसी के साथ-साथ क्या होता है कि देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू इवैल्यूएट द डिफरेंट ट्रांसलेशन टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इन मच बेटर फैशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ताकि किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अच्छे से समझा जा सके। उसको ऐसा ना हो कि मतलब उसमें लिखा कुछ और है और हम समझ के कुछ और बैठे हैं। तो उसको हम अच्छे से समझ सकें, क्लैरिटी आ सके हमारे माइंड में। इस वजह से किसी भी सेम टेक्स्ट को बार-बार अगेन एंड अगेन ट्रांसलेट किया जाता है। ये एक मेन रीज़न होता है। ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, what the Dalit writers and other scholars started writing about the Dalit to make the world know about the Dalit। तो दलित के बारे में लोगों को पता चल सके, दुनिया को पता चल सके, इसके लिए जो दलित राइटर्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं दूसरे, उन्होंने क्या-क्या चीजें लिखनी स्टार्ट करी जिससे लोगों को दुनिया के लोगों को पता चला दलित्स के बारे में। तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि सभी बताते हैं कि कैसे जो दलित्स हैं उनको कैसे ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था, उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, एक एनिमल से भी बुरे तरीके से उनके साथ दलित लोगों के साथ ट्रीट किया जाता था, उनको कुएँ से पानी भी नहीं भरने दिया जाता था। इनफैक्ट वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, पर और उनसे कैसे छुआ-छूत वाली चीज़ें मानी जाती थी और उनसे सारे गंदे काम कराए जाते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये धीरे-धीरे हमें पता चलने लगी कि कैसे दलित के साथ मिसबिहेव किया जाता था और उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, ठीक है? सो राइटर्स ने क्या किया, द एट्रिसिटीज़ दैट दे हैव सफर्ड, जितने भी प्रॉब्लम्स उन्होंने सफ़र किया, द ह्यूमिलिएशन दैट वर अ पार्ट ऑफ देयर एवरीडे लाइफ, कैसे उनको हर दिन उनको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था। द वे दे आर बीइंग ट्रीटेड वर्स दैन एनिमल्स, एनिमल्स को भी इतने बुरे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, जितने दलित को ट्रीट किया जाता था, राइट? द चतुर्वर्णा सिस्टम की चतुर्वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप दलित हैं, तो आप ये गंदे काम ही करेंगे, राइट? ये सारी चीज़ें और कैसे उनको डेली अपनी लाइफ में ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था। उनका हर दिन कितने मुश्किल से गुज़रता था। उनको यहाँ तक कि खाने-पीने में भी प्रॉब्लम होती थी, राइट? और किसी जानवर को इतने बुरे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, जितने बुरे तरीके से दलित को ट्रीट किया जाता था। द वे इन व्हिच दे नीड्स टू एजुकेट देमसेल्फ एज़ अम्बेडकर टॉक्ड अबाउट। अम्बेडकर ने कैसे बोला कि उनको दलित को भी पढ़ने का अधिकार है। दलित केवल गंदे काम करने के लिए लाइक झाड़ू-पोछा साफ करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। दलित को भी एजुकेट होने का अधिकार है, कैसे अम्बेडकर ने हमें बताया था, राइट? और द वे दे नीड टू कम टुगेदर एज़ अ फोर्स एंड एगिटेट अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल फोर्सेस। सो जो ब्राह्मणिकल लोग थे मतलब जो शूद्र वगैरह लोग थे, जो दूसरे कास्ट दलित के अलावा जो दूसरे कास्ट के लोग थे, वो कैसे दलितों को नीचे दिखाते थे। तो इस वजह से दलितों को ना एकदम इकट्ठा होने की ज़रूरत है एज़ अ फोर्स, ताकि वो फाइट कर सके जितने भी और अदर जो लोग उन पर दुष्प्रभाव कर रहे हैं, दुष्परिणाम कर रहे हैं उनके ऊपर, राइट? बुरा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। तो इस वज़ह से दलित जो है उनको एक साथ होने की आवश्यकता है। और इसी के साथ-साथ द वे दे नीड टू असर्ट देयर राइट्स एज़ प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अ सो कैसे लाइक कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दलित के राइट्स दिए हुए हैं, बकायदा वहाँ पे सारी चीजें मेंशन्ड है। उसके बावजूद दलित को उन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता था, उनको अपने राइट्स पाने के लिए उनको लड़ना पड़ा, उसको उनको कैसे ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था। तो ये सारी चीजें जितने भी राइटर्स थे उन्होंने अपने राइटिंग में बताया दलित के बारे में, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को पता चलने लगा कि कैसे दलितों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, राइट? तो ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ कि कैसे जो कोई भी ट्रांसलेटर है, वो किसी भी पॉइंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से बता सकता है और दुनिया को उसके बारे में समझा भी सकता है कि क्या गलत है और क्या सही है, राइट? और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द नोट
ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन एंड कास्ट। अब हमें बताना है कि जो ट्रांसलेशन है और जो कास्ट है, वो जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा कि कैसे दलितों को मतलब ट्रीट किया जाता था, ये सारी चीजें हम इसमें भी बता सकते हैं कि कैसे लाइक जब हम कास्ट की बात करते हैं तो कैसे ट्रांसलेशन के द्वारा बताया गया है, दिखाया गया है कि कैसे जो कास्ट होते थे, खासकर जो दलित लोग होते थे, उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, किसी जानवर से बदतर उनको ट्रीट किया जाता था, ठीक है। सो व्हेन वन कम्स ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन एंड कास्ट, वन नेचुरली वंडर्स what the relationship between the two is। so जब भी हम ट्रांसलेशन या कास्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि जितने भी दो तरह के लोग हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है, कास्ट के दो कास्ट के लोग हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है। और इसी के साथ साथ इन द रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन दैट द राइटिंग has been taken shape in much more coherent from under the presence of the writers from the Dalit communities। तो जो दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने कैसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताना स्टार्ट किया, समझाना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसलेटर के थ्रू हुई, ठीक है? और इसी के साथ-साथ जब हम टू अंडरस्टैंड द नोशन ऑफ दलित, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड लेंथ ऑफ सफरिंग्स एंड ट्रॉमास दैट दलित सफर्ड फॉर एजेस। कैसे सालों-सालों से लोग जो दलित लोग थे, उनको सफ़र करना पड़ा, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उनका सफ़र करना पड़ा। इसी के कारण जो एससी, एसटी कास्ट के लिए जो थोड़ा लाइक उनको आरक्षण दिया गया, ये सारी चीज़ें कैसे उनको आरक्षण इस देने का रीज़न यही था ताकि जो दलित है उनको भी उनके राइट्स मिल सके, वो भी एजुकेट हो सके, वो भी जॉब कर सके, इक्वल आ सके, जनरल लोगों के इक्वल आ सके। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि कैसे ट्रांसलेशन में कास्ट को कैसे दिखाया गया है। आप ये सारी एग्ज़ाम्पल्स देकर बता सकते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन करते वक़्त कास्ट को दिखाया गया है कि दलितों को कैसे पिछड़ा हुए थे। उनको समझने के लिए हमें पहले नेचुरल लेंथ और जो सफ़रिंग जो दलितों के द्वारा सालों साल से सहा जा रहा था, उसके बारे में समझने की ज़रूरत है, राइट? अ, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें जो क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बावजूद अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।